गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, वेरी गुड। देखो, जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें हमने देखा था कि कंपनी कितने टाइप की होती है और उसमें से एक टाइप था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर उसमें हमारे पास फिर से तीन टाइप की कंपनी थी। एक थी वन पर्सन कंपनी जिसको हम ओपीसी बोलते हैं, सेकंड थी हमारी प्राइवेट कंपनी और थर्ड वन थी हमारी कौन सी? पब्लिक कंपनी। हमने प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और जो वन पर्सन कंपनी थी उसका मीनिंग भी देखा था और उसकी कुछ एक पॉइंट्स भी हमने देखे थे ताकि हम इजीली फाइंड आउट कर सके कि कौन सी कंपनी पब्लिक है, कौन सी प्राइवेट है और कौन सी वन पर्सन है। यहां तक समझ आया? ओके। अब जो नेक्स्ट क्लास है इसमें हम देखने वाले हैं कि कंपनी के पास जो शेयर कैपिटल है, हम पहले दिन से सुनते आ रहे हैं शेयर कैपिटल या फिर शेयर। तो सर ये होता क्या है? तो सुनना, कंपनी एक छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन तो होता नहीं है, कंपनी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है और उसकी जो शेयर कैपिटल होती है, मतलब कि एक बार शेयर कैपिटल छोड़ो, अभी सुनो, कंपनी की जो कैपिटल है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट की वो कैपिटल होती है। मान लो कि कंपनी की जो कैपिटल है वो कितनी है? 10 करोड़ रुपीस। कंपनी की जो कैपिटल है वो 10 करोड़ रुपीस है। अब ये सारी की सारी जो कैपिटल है ना, सारी की सारी कैपिटल कौन इन्वेस्ट करेगा इसमें? उसके ऑनर करेंगे डेफिनेटली। कौन करेंगे? उसके ऑनर। अब सुनना, इस पॉइंट को मैं एक बार यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, अब मैं दोबारा लास्ट क्लास में आ रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने टोटल तीन तरह की कंपनी देखी थी, वन पर्सन, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। वन पर्सन कंपनी का ऑनर केवल एक होता था। कितने ऑनर होते थे सर? केवल एक होता था, बिल्कुल सही। प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके जो ऑनर है वो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 होते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। लेकिन हम इस चैप्टर में इन कंपनियों का केवल नॉर्मल मीनिंग देखने वाले हैं और जो हम एक्चुअल में सीखने वाले हैं, जिस कंपनी की रिकॉर्डिंग सीखने वाले हैं, वो है हमारे पास पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी। अब होगा क्या कि जो पब्लिक कंपनी होगी उसके जो ऑनर होते हैं वो कितने होते हैं? सर आपने बताया था कि उसके मिनिमम 7 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम जो मेंबर है उसके वो होते हैं कितने भी, उसके नंबर ऑफ शेयर पे डिपेंड करते हैं कि उसके जो मैक्सिमम जो मेंबर हैं वो कितने होने वाले हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि वो जो कंपनी है उसके बहुत सारे ओनर हो सकते हैं। अब ये बहुत सारे ओनर होंगे कैसे? बहुत सारे ओनर होंगे कैसे? तो अब सुनना, कंपनी की जो कैपिटल है वो है 10 करोड़ रुपीस। वापस आ जाओ यहीं पे। कंपनी की कैपिटल कितनी थी? 10 करोड़ रुपीस। और ये जो कैपिटल है ये कोई 1, 2, 3 या 10 पर्सन मिलके नहीं इन्वेस्ट करने वाले। ये जो कैपिटल है वो बहुत सारे पर्सन्स मिलके कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो अब बहुत सारे पर्सन्स मिलके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए हमें इस कैपिटल के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, इनको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। देखो, कंपनी चाहे तो इनको 10 रुपीज के शेयर में डिवाइड कर सकती है, चाहे तो 20 रुपीज के शेयर में, चाहे तो 50 रुपीज के शेयर में, चाहे तो 100 रुपीज के शेयर में। तो सुनना, मान लो कि हमने इसको 100 रुपीज के यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, तो सुनना हमारे पास कितनी यूनिट्स हो जाएगी? 100 को डिवाइड करेंगे 2 जीरो से तो हमारे पास टोटल 10 लाख, कितने? 10 लाख यूनिट्स होने वाली है। यूनिट्स नहीं समझ में आई ना बात? दोबारा सुनो। मान लो, क्या मान लो कि आपके पास क्या 2000 रुपीज का नोट है। क्या है आपके पास? 2000 रुपीज का नोट। और आपको घर से मम्मी या पापा बोले कि जा इसके चेंज करवा के ला, तो आप क्या करोगे? अच्छा, एक कंडीशन और रख दी मम्मी पापा ने कि इसके ना 10-10 रुपए के जो नोट है वो लेके आना। तो आप क्या करोगे? बताना मुझे, आपके पास कितने नोट आने वाले हैं? आप क्या करोगे? 2000 रुपीज का नोट है जिसके चेंज करवाने 10-10 रुपए के नोट में, तो आप क्या करोगे? जितने का एक नोट है ना, जितने का एक नोट है तो वो कितना है? 10 रुपए का। अब इसको 10 से डिवाइड कर दो तो आपके पास टोटल 200 नोट होने वाले हैं। ये है नंबर ऑफ नोट। ये क्या है? नंबर ऑफ यूनिट। और ये कितना था? ये वो था जितने रुपए का आपने उसको यूनिट में डिवाइड किया है। ये क्या है? रुपीज है। ये क्या चीज है सर? ये रुपीज है। 10 रुपीज का नोट और आपके पास नंबर ऑफ नोट कितने होने वाले हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी होने वाली है? 200। समझ में यहां तक बात? तो अब आ जाओ वापस इस एग्जांपल में। आपने उसको 100 रुपीज के यूनिट में डिवाइड किया, तो ये क्या है? 100 रुपीज है। तो यहां पे आपके पास जो आने वाले हैं वो क्या होगी? यूनिट्स होगी, मतलब इतने आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। क्या होंगे सर? नंबर ऑफ शेयर। तो इसी हर एक यूनिट को या हर एक पीस को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? शेयर बोला जाता है। यहां तक चीज समझ में आ गई? अब सुनना, हमारे पास इतने सारे यूनिट्स हो गए तो इस ईच एंड एवरी यूनिट को बोला जाता है शेयर। क्या बोला जाता है? शेयर। अब कंपनी के पास इतने शेयर पड़े हैं,
कंपनी क्या करेगी, एक पब्लिक में एक प्रोस्पेक्टस इशू करेगी कि हाँ भाई हमारी कंपनी ये है, इसका नाम ये है, और ये जो हम शेयर है ये मार्केट में क्यों इशू करना चाहते हैं, उसका पर्पस क्या है, और ये सारी डिटेल्स है सारी की सारी। अगर कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी है या कोई भी पर्सन है जो कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है तो वो इस प्रोस्पेक्टस को अच्छे से रीड करो और फिर कंपनी के शेयर परचेज कर लो या कंपनी के शेयर खरीद लो। समझ आई इतनी सी बात। अब देखो जैसे ही वो कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो उनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा कंपनी का शेयर, और कंपनी के पास क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। तो सुनना, वो शेयर के फॉर्म में कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट कर देंगे। जो लोग होंगे ना वो कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट कर देंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है कैपिटल। लेकिन ये शेयर के फॉर्म में आने वाली, इसलिए इसको बोला जाता है शेयर कैपिटल। यहां तक चीज समझ आ जानी चाहिए। समझ आ गई सर। अब हम सीखने वाले हैं कि शेयर कैपिटल क्या होता है और शेयर क्या होता है, उसका मीनिंग देखो अच्छे से। अब आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। सुनना, व्हाट इज शेयर एंड शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल सीखते हैं। शेयर कैपिटल सीखते ही हमें शेयर का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। सुनना, शेयर कैपिटल मींस द अमाउंट। शेयर कैपिटल की बात हो रही है। शेयर कैपिटल की किसकी, इस पूरे अमाउंट की बात हो रही है। इस अमाउंट की बात, इनकी बातें नहीं हो रही, इस अमाउंट की बात हो रही है, क्योंकि कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी थी, 10 करोड़ रुपीज। शेयर कैपिटल मींस द अमाउंट, इस अमाउंट की बात हो रही है, दैट अ कंपनी कैन रेज बाय इशू ऑफ शेयर। कंपनी क्या करेगी, रेस करेगी वो पूरा का पूरा अमाउंट बाय इशू ऑफ शेयर। मतलब ये पूरा अमाउंट कंपनी रेस कर सकती है इन यूनिट्स को सेल करके। मतलब शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल वो मनी होती है जिसको कोई कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में रेस कर सकती है मार्केट से। शेयर इशू करके पूरे के पूरे पैसे मार्केट से ले सकती है। तो ये है वो शेयर कैपिटल। कैन रेस बाय इशू ऑफ शेयर और हैज रेस्ड बाय इशूड ऑफ शेयर। मतलब कि शेयर को इशू करके वो रेस कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी, ध्यान से सुनना, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी की कैपिटल कितनी है, 10 करोड़ रुपीस। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। तो देखो ना कितने 100 रुपए की यूनिट्स में उसको डिवाइड किया गया है। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन एंड ईच सच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। और हर एक यूनिट को या टुकड़े को क्या बोलेंगे, हम शेयर बोलेंगे। यहां तक चीज समझ में आ जानी चाहिए। तो आप इस मीनिंग को दोबारा अच्छे से रीड करोगे और आई होप कि आप इसको बहुत इजीली समझ भी जाओगे। अब सुनना मेरी बात, अगर मैं बात करूं शेयर कैपिटल की, तो हमारे पास टोटल 5 तरह की शेयर कैपिटल होती है। क्या होती है, टोटल 5 तरह की शेयर कैपिटल। लेकिन मैं आज की क्लास में शेयर कैपिटल की बात ही नहीं करने वाला। तो सर आज की क्लास में क्या बात करने वाले हो, आज की क्लास में बात करने वाला हूं टाइप ऑफ शेयर। सर दोनों चीजें अलग अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। कंपनी की शेयर कैपिटल अलग और उनके शेयर्स अलग। तो सुनना, काइंड्स ऑफ शेयर। कंपनी के जो शेयर है, कंपनी के शेयर, कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 43, ध्यान से सुनना, कंपनीज एक्ट 2013 की जो सेक्शन 43 है ना, कौन सी सेक्शन, सेक्शन 43, उसमें गिवन है कि कंपनी के जो टाइप ऑफ शेयर होंगे वो 2 तरह के होंगे। तो कंपनी के कितने शेयर होंगे, सर कंपनी के 2 टाइप के शेयर होंगे। कंपनी के 2 टाइप के शेयर होंगे। फर्स्ट वन इज प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और सेकंड वन इज इक्विटी शेयर। पहला शेयर कौन सा होगा हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर होगा, और जो दूसरा होगा वो कौन सा होगा, इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस क्या है, सुनना। प्रेफरेंस शेयर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इनको कुछ ना कुछ प्रेफरेंस होगी, इनके पास कुछ एक्स्ट्रा राइट्स होने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ इनको ज्यादा राइट मिलने वाले हैं, इनको ज्यादा राइट मिलने वाले हैं। और इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस शेयर की कंपैरिजन में कुछ कम राइट्स मिलने वाले हैं। बिल्कुल सही। अब ना मैं प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर पे जाने से पहले आपके सामने एक नई चीज और समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ये जो कंपनी होती है ना, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, कंपनी के प्रॉफिट का पूरा मतलब कि उसका जो प्रोसेस है, कंपनी कैसे अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करती है, कैसे वो एंड में रिजर्व में ट्रांसफर करती है, कैसे वो प्रॉफिट पे टैक्स पे करती है, वो सारी चीज मैं समझाने वाला हूं यहाँ पे। ध्यान से सुनना। कंपनी के पास मान लो यहाँ पे है प्रॉफिट,
प्रॉफिट है, तो कंपनी सबसे पहले उसमें से अपने सारे के सारे एक्सपेंस को पे करेगी, तो लेस करेगी सारे के सारे एक्सपेंस, क्या करेगी, लेस कर देगी। लो भाई लेस कर दिया हमने, अब ये हमारे पास कुछ थोड़ा और प्रॉफिट बच गया, प्रॉफिट में से एक्सपेंस को लेस करेंगे, अब हमारे पास बचेगा नेट प्रॉफिट। क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट सर हमने सीखा था 11th क्लास की जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें जो P&L है वो हमें नेट प्रॉफिट शो करता था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन नेट प्रॉफिट को शो करने के बाद में अब कंपनी के पास तीन ऐसी चीजें और होती है। सबसे पहली चीज होती है कंपनी के पास डिबेंचर, डिबेंचर। सेकंड वन इज प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और थर्ड वन इज इक्विटी शेयर, थर्ड वन इज इक्विटी शेयर। तो अब कंपनी ये जो डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर, ये तीनों क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। डिबेंचर होता है जब कंपनी को लोन की जरूरत होती है, जब कंपनी को लोन की जरूरत होती है तो कंपनी मार्केट में डिबेंचर इशू करती है और लोगों से लोन ले लेती है। कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करके लोन ले लेती है। और जब कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, किस चीज की, कैपिटल की, तो कंपनी इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी और कैपिटल का अमाउंट रेज कर लेगी। यहां तक चीज समझ में। अब सुनना, जो लोग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, कंपनी में इन्वेस्ट करें, चाहे वो कंपनी के डिबेंचर खरीदो या कंपनी के शेयर्स खरीदो, क्या उनको कुछ ना कुछ रिटर्न नहीं चाहिए क्या वो हमें ऐसे फ्री में ही जो डिबेंचर, जो लोन का अमाउंट है या कैपिटल का अमाउंट है वो दे देंगे? नहीं, उनको टाइम टू टाइम बिजनेस से कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए, कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए। तो सुनना, जो कंपनी के डिबेंचर परचेस करते हैं ना, हम है कंपनी। अब जो कुछ लोग होंगे जो कंपनी में डिबेंचर परचेस करेंगे, कंपनी के डिबेंचर परचेस करेंगे, तो कंपनी क्या देगी उनको रिटर्न में, कंपनी उन लोगों को रिटर्न में देगी इंटरेस्ट। ये चीज ऐसे समझो ध्यान से, ये है हमारी कंपनी, ठीक है, ये क्या है, हमारी कंपनी, और ये है कुछ लोग। तो ये कुछ लोग हैं। अब सुनना, कंपनी को जब भी लोन लेना होगा, क्या लेना होगा, लोन, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास ना एक हथियार है जिसका नाम है डिबेंचर, जिसका नाम क्या है, डिबेंचर। कंपनी ये डिबेंचर इन लोगों को दे देगी, मतलब कि मार्केट में इश्यू कर देगी, और बदले में ये लोग कंपनी को दे देंगे पैसे, कैश, या फिर इसको हम मनी बोलते हैं, मनी। कंपनी ने इनको डिबेंचर दिया, इनके पास डिबेंचर आ गया, और फिर इन्होंने क्या किया, कंपनी को कैश या मनी दे दिया। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी की जो मनी की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई, कंपनी उस पैसे को मार्केट में अच्छे से यूज करेगी। अब सुनना, इन्होंने कंपनी को लोन दिया है, क्या दिया, लोन, डिबेंचर लोन ही होता है। तो सुनना, क्या इनको इस अमाउंट पे कुछ ना कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, क्या बिल्कुल चाहिए। तो सुनना, इस डिबेंचर पे कंपनी इनको इंटरेस्ट भी देगी टाइम टू टाइम, क्या देगी, कंपनी इनको इंटरेस्ट देगी। यहां तक चीज समझ आ जानी चाहिए। अब सुनो, ये जो लोन है ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया जाता है, 5 साल, 10 साल या 20 साल, कितना भी हो सकता है। लेकिन सुनना, डिबेंचर इश्यू किया इन्होंने, बदले में पैसे दे दिए, और जो कंपनी है वो टाइम टू टाइम इन लोगों को इंटरेस्ट भी दे रही है, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भी दे रही है। अब सुनना, एक टाइम ऐसा होगा जब ये कंपनी है ना, ये अपने लोन का रिपेमेंट कर देगी। मतलब क्या होगा, कंपनी ये डिबेंचर वापस ले लेगी, ये डिबेंचर वापस ले लेगी, और ये जो कंपनी है ना, कंपनी बदले में इनको वापस इनका पैसा दे देगी। तो ये हो गया लोन का रिटर्न, लोन को कंपनी ने रिटर्न कर दिया, और उसके बाद अब ये कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं करने वाली। ये चीज समझ आ जानी चाहिए। अब सुनना, ये केस तो होता है किसमें, डिबेंचर में। लेकिन प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के केस में क्या होता है, सेम सारी की सारी कंडीशन वैसी रहती है। मान लो ये है कंपनी, क्या है, कंपनी, और ये है बहुत सारे लोग। तो सुनना, जब भी कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट होगी, सॉरी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, इस केस में क्या है, कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो कंपनी क्या करेगी, इनको देगी इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर। कंपनी ने इन लोगों को दिया इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, और इन्होंने बदले में कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट कर दी। क्या कर दी, कैपिटल, जो होगा मनी के फॉर्म में, मनी। तो सुनना,
इन्होंने कंपनी को दे दिया कैपिटल। अब इन्होंने कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट तो कर दिए, तो क्या ये कंपनी से कुछ ना कुछ रिटर्न नहीं लेना चाहते कि भाई हमें 6 मंथ से या 1 साल से कुछ तो रिटर्न दो, कुछ तो रिटर्न दो। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे थे, डिबेंचर परचेस करके ये लोग उनसे इंटरेस्ट ले रहे थे, ध्यान से सुनना। तो इस केस में जो रिटर्न में चीज ली जाती है उसको बोलते हैं डिविडेंड। उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। उसको क्या बोला जाता है? डिविडेंड। तो अगर डिबेंचर का जो रिटर्न मिल रहा है वो होगा इंटरेस्ट, और जो इक्विटी शेयर पे या प्रेफरेंस शेयर पे जो रिटर्न मिल रहा है उसको बोलेंगे डिविडेंड। यहां तक चीज समझ में? ठीक है। तो अब सुनना, कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट में से कंपनी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से कंपनी ने सबसे पहले अपने एक्सपेंस को लेस किया, एक्सपेंस को लेस करने के बाद कंपनी के पास नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट में से कंपनी सबसे पहले देगी डिबेंचर पे इंटरेस्ट। ये जो डिबेंचर कंपनी ने मार्केट में इशू कर रखे हैं, कंपनी ने मार्केट में जो डिबेंचर इशू कर रखे हैं, कंपनी ने अपने सारे एक्सपेंस को लेस कर लिया अपनी इनकम में से, लेकिन अभी भी एक एक्सपेंस बच गया जिसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो कंपनी इस प्रॉफिट में से लेस करेगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो इस प्रॉफिट में से ये इंटरेस्ट का अमाउंट लेस कर लिया, इंटरेस्ट का अमाउंट लेस कर दिया। लेस करने के बाद कंपनी के पास अभी भी मान लो कुछ प्रॉफिट बच गया, कंपनी के पास रिमेनिंग प्रॉफिट अभी भी कुछ पड़ा है। तो सुनना, कंपनी अब क्या करेगी, इस प्रॉफिट में से कंपनी को अब देखो डिविडेंड भी देना है। कंपनी को क्या देना है? डिविडेंड। तो कंपनी इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड पहले देगी या प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले देगी? तो सुनना, यहां पे कंपनी अब इस प्रॉफिट में से लेस करेगी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों का डिविडेंड। ये जो प्रेफरेंस शेयर है ना, इनका डिविडेंड लेस करेगी। तो सुनना, यहां पे होगा लेस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कंपनी लेस कर लेगी। अभी भी कुछ प्रॉफिट पड़ा होगा, तो अब सबसे लास्ट में जो मिलेगा ना, वो मिलेगा इक्विटी शेयर वालों को। किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर वालों को। तो यहां पे अब लेस होगा, लेस प्रेफरेंस इक्विटी शेयर डिविडेंड। इक्विटी शेयर डिविडेंड अभी सबसे लास्ट में मिलेगा इक्विटी शेयर वालों को। किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर वालों को। यहां तक चीज समझ आ जानी चाहिए। सर ये बताया कि इस नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले इंटरेस्ट दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को, डिबेंचर पे दिया जाएगा इंटरेस्ट। उसके बाद प्रॉफिट अगर हमारे पास बचेगा तो हम प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड देंगे, और अगर उसके बाद भी प्रॉफिट बचेगा तो हम इक्विटी शेयर वालों को देंगे। बिल्कुल सही। हम ऐसे नहीं कर सकते क्या, सबसे पहले ये प्रेफरेंस शेयर वालों को यहाँ पे दे देंगे हम डिविडेंड, या फिर सबसे पहले इक्विटी शेयर वालों को? इनको ऊपर नीचे करने से क्या फर्क पड़ने वाला है सर? ऐसा नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, समझ में आ जानी चाहिए यहां तक बात। सबसे पहले हम इंटरेस्ट पे करेंगे डिबेंचर होल्डर को, उसके बाद अगर प्रॉफिट बचेगा तो प्रेफरेंस शेयर वालों को पे होगा, और अगर उसके बाद बचेगा तो इक्विटी शेयर वालों को। ठीक है। तो मैं आपको ये ऊपर वाली चीज को छोड़ो, मैं आपको यहां क्या चीज समझाना चाहता हूं कि पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड मिलेगा, बाद में इक्विटी शेयर वालों को। तो देखो ना, इन प्रेफरेंस शेयर वालों को कुछ ना कुछ प्रेफरेंस या कुछ ना कुछ पहले मिलने वाले राइट्स नहीं है क्या? सर बिल्कुल है, हमें समझ में आ गई बात। आपने जो हमें समझाया ना प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, तो सुनना, प्रेफरेंस शेयर वालों को कुछ एक राइट्स मिले होते हैं, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर वालों को इक्विटी शेयर वालों से पहले डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा? पहले। क्यों? मान लो यहाँ पे जब हमने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे किया, उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट बहुत कम पड़ा है, तो अब ये तो लड़ने लग जाएंगे आपस में, प्रेफरेंस शेयर वाले इक्विटी शेयर वाले, कि पहले हमें दो, पहले हमें दो। समझ आई ये बात? इसलिए हम क्या करते हैं, पहले से ये रूल ही बना दिया कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट जो भी चल रहा है उसमें जो प्रेफरेंस शेयर है उनको कुछ पहले से ही 2 राइट्स दिए हुए हैं कि आपको इक्विटी शेयर वालों से पहले जो डिविडेंड है वो मिलेगा, और उसके अलावा डिविडेंड के लिए भी इनको प्रेफरेंस दिया हुआ है, और एक इनको जो इनका कैपिटल अमाउंट है ना उसका भी प्रेफरेंस दिया हुआ है। सुनना, मान लो कंपनी जा रही है वाइंडिंग अप में, कंपनी कहां जा रही है? वाइंडिंग अप में। तो कंपनी को अपनी सारी की सारी लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी, सारी की सारी लायबिलिटी पे ऑफ करने के बाद अब सबसे लास्ट में जो नंबर आएगा वो आएगा प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का। किसका नंबर आएगा? प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का। अब फिर से इनमें झगड़ा, पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को उनकी कैपिटल रिटर्न करें या पहले इक्विटी शेयर वालों को उनकी कैपिटल रिटर्न करें? फिर से झगड़ा, इसलिए प्रेफरेंस शेयर वालों को दोबारा से प्रेफरेंस दी गई कि भाई ठीक है, हम आपको पहले कैपिटल का अमाउंट रिटर्न करेंगे। देखो ना, सबसे लास्ट में
जैसे मान लो कंपनी ने वो सारे पैसे यूज कर लिए बहुत अच्छे से, अब कंपनी चाहती है कि हम इनको जो कंपनी जो इन लोगों ने शेयर परचेज किए ना, ये वाले, कंपनी क्या करेगी, इनसे शेयर वापस ले लेगी और इनको जो अमाउंट है, जो मनी है, वो वापस रिटर्न कर देगी। इसको बोलते हैं कंपनी के द्वारा जो उनका कैपिटल अमाउंट है वो रिटर्न करना वापस। कंपनी उन शेयर होल्डर को उनका अमाउंट वापस रिटर्न कर देगी, लो वापस पैसे। ठीक है, तो सुनना, प्रेफरेंस शेयर वालों को दो राइट मिले होते हैं। सबसे पहला उनको डिविडेंड का राइट मिला होता है कि उनको इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड मिलने वाला है, और दूसरा कंपनी की वाइंडिंग अप में इनको जो कैपिटल अमाउंट है वो भी वापस मिलने वाला है इक्विटी शेयर से पहले। सबसे लास्ट में कंपनी के पास बचेगा तो इक्विटी शेयर वालों को दे देंगे। समझ आई ये बात? इसका मतलब एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, मुझे ये बताओ, रिस्क प्रेफरेंस शेयर में ज्यादा होगा या इक्विटी शेयर में ज्यादा होगा? रिस्क किस में ज्यादा होगा? सर रिस्क तो इक्विटी शेयर में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सबको पे ऑफ करने के बाद अगर कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर तो इक्विटी शेयर वालों को मिलेगा, वरना इक्विटी शेयर वालों को कुछ ना तो रिटर्न मिलने वाला है, ना उनको कैपिटल का अमाउंट वापस बैक मिलने वाला है। तो सबसे ज्यादा रिस्क किसकी होती है? इक्विटी शेयर वालों की होती है। इक्विटी शेयर वालों से थोड़ी सी कम जो रिस्क होती है वो होती है प्रेफरेंस शेयर वालों को, और प्रेफरेंस शेयर से थोड़ी सी जो कम रिस्क होती है वो होती है डिबेंचर होल्डर वालों को। किसको रिस्क कम होती है? डिबेंचर होल्डर वालों को। सुनना, एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं, जहां रिस्क हाई वहां रिटर्न भी हाई। जहां रिस्क हाई और वहां पे रिटर्न भी हाई, और जहां पे रिस्क बहुत कम होता है वहां पे रिटर्न भी बहुत कम होता है। सुनना, एक एग्जांपल देता हूं, जब हम म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं वहां पे रिस्क कितना ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा होता है। इसलिए रिटर्न का भी जो होता है सिनेरियो वगैरह जो भी, वो भी बहुत ज्यादा होता है। हो सकता है हम 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें और वो 2 दिन में 10,000 की जगह 20,000 हो जाए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। लेकिन और दूसरा क्या होता है, मान लो अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया सेविंग बैंक अकाउंट में, तो उस कंडीशन में क्या है, हमें 3 to 4% इंटरेस्ट ही मिलने वाला है। लेकिन बैंक में पैसे सेफ हैं, इसलिए वहां पे जो रिटर्न है वो भी कम मिलने वाली है। दोबारा सुनना, बैंक में रिस्क कम इसलिए रिटर्न भी कम, और शेयर मार्केट में रिटर्न ज्यादा, रिस्क ज्यादा इसलिए रिटर्न भी ज्यादा। तो ये चीज समझ आ जानी चाहिए। अब सुनना, अगर मैं रिस्क की बात करूं, रिस्क की, तो सबसे ज्यादा हाई, मिडिल और सबसे लोअर। हाई रिस्क जिसमें होता है वो होता है इक्विटी शेयर वालों में। मिडिल रिस्क जो होता है वो होता है प्रेफरेंस शेयर वालों में, और लो रिस्क या फिर मिनिमम रिस्क होता है वो होता है डिबेंचर होल्डर में। किसमें होता है? डिबेंचर में। इसलिए अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो इक्विटी शेयर वालों में सबसे ज्यादा हाई रिटर्न होगा। यही लिख देता हूं मैं, रिटर्न। तो सुनना, इक्विटी शेयर वालों में हाई रिटर्न होगा और प्रेफरेंस शेयर वालों में मिडिल या मीडियम रिटर्न होगा, और डिबेंचर में सबसे लो रिटर्न होगा। अब सुनना, मान लो कि डिबेंचर होल्डर वालों को 5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलने वाला है। सर डिबेंचर पे तो इंटरेस्ट ही मिलता है, इसलिए आपने यहाँ पे इंटरेस्ट का यूज किया है क्या? बिल्कुल सही। डिबेंचर पे मान लो 5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो डेफिनेटली प्रेफरेंस शेयर पे थोड़ा ज्यादा ही मिलने वाला है। इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो यहाँ पे 8% डिविडेंड मिलने वाला है। सबसे ज्यादा हाई रिस्क किस में है? इक्विटी शेयर में। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम रिस्क किस में? प्रेफरेंस शेयर में। उससे थोड़ा कम रिस्क है वो डिबेंचर में। तो सुनना, डिबेंचर में रिस्क भी कम इसलिए रिटर्न भी कम, रिस्क कम होगी इसलिए रिटर्न भी कम होगी। इक्विटी शेयर में रिस्क थोड़ी सी ज्यादा इसलिए रिटर्न भी थोड़ा सा ज्यादा। और अगर मैं सबसे ऊपर जाऊं तो इसमें सबसे हाई रिस्क होगा, इसलिए इस पे हमेशा जो रिटर्न होता है वो हाई होता है। 10% मान लो, 12% मान लो, ये कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि वो इन पे कितना रिटर्न देने वाली है। लेकिन रिटर्न डिबेंचर होल्डर के अकॉर्डिंग इन पे रिटर्न ज्यादा ही होने वाला है। ये चीज याद रखना। ये चीज समझ में है यहां तक? ओके, तो ये था हमारा कुछ एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शेयर के बारे में और शेयर कैपिटल के बारे में, और शेयर्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं कि शेयर कैपिटल क्या होती है। क्या चीज? शेयर कैपिटल। और उसको हमने 5 कैटेगरी में बाइफरकेट किया गया है। समझ आई बात? यही कि कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है, कंपनी की इशूड कैपिटल क्या होती है, कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, कंपनी की पेड अप कैपिटल क्या होती है, कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है। ये पांच टाइप की कंपनी की शेयर कैपिटल है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। आज की क्लास को दोबारा रिवाइज करके देखना अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी डाउट लग रहा हो तो। बाकी बहुत इजी है, कंपनी से इजी कोई दूसरा चैप्टर है ही नहीं। हमने जॉइंट वेंचर पढ़ा था ना, उससे भी बहुत इजी चैप्टर है ये कंपनी वाला। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।